लाइट में पिछले क्लास में हम लोग क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़े थे। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के क्लास में, लाइट के क्लास में हम लोग प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रिज्म, सबसे पहले प्रिज्म होता क्या है तो समझो बच्चों। प्रिज्म जो होता है वह 3 डायमेंशनल फिगर है। 3 डायमेंशन में प्रिज्म होता है, मतलब इसमें लंबाई, चौड़ाई और गहराई तीनों है, माने 3D फिगर होता है प्रिज्म। प्रिज्म जो होता है उसके इंड्स जो होते हैं आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल पैरेलल इंड, आइडेंटिकल पैरेलल इंड्स और फ्लैट फेसेज। फ्लैट फेसेज डिफिनीशन से थोड़ा बातें क्लियर नहीं होती हैं, लेकिन ध्यान दो बाबू। प्रिज्म जो है एक ट्रांसपेरेंट 3 डायमेंशनल बॉडी है जिसमें आइडेंटिकल पैरेलल फेसेज होते हैं। जैसे इसको ध्यान दो बाबू, यह 3 डायमेंशनल फिगर है, इसमें लंबाई, चौड़ाई और गहराई भी है। यहाँ पे यह जो आगे तुमको इंड दिख रहा है और यह पीछे जो इंड दिख रहा है वह दोनों आइडेंटिकल है, मतलब यहाँ ट्रायंगल है तो यहाँ भी ट्रायंगल है और दोनों ट्रायंगल एक दूसरा के पैरेलल है। और जो फेस दिख रहा है, 3 फेस जो दिख रहा है वह फ्लैट है। तो 3 डायमेंशनल ट्रांसपेरेंट बॉडी है, इंड जो है आइडेंटिकल है और पैरेलल है और फ्लैट फेसेज हैं इसके। तो इस तरह का प्रिज्म जो हम लोग को जनरली यही पढ़ना है, ट्रायंगुलर प्रिज्म कहते हैं। अब इसको ध्यान दो बच्चों, इसमें तुम देख रहे हो तुम्हारा पैरेलल इंड जो है, आइडेंटिकल इंड जो है वह तुम्हारा रेक्टेंगल का बना हुआ है और बाकी जो फेसेज हैं वह सभी फ्लैट फेसेज है। तो यह तुम्हारा रेक्टेंगुलर प्रिज्म होगा, रेक्टेंगुलर प्रिज्म। इसे क्यूबॉइड का शेप भी तुम्हें दिख रहा होगा, घनाभ का शेप भी तुम्हें दिख रहा होगा। जनरली बच्चे रट जाते हैं 10th क्लास के बच्चे की प्रिज्म होगा तो ट्रायंगुलर ही होगा। प्रिज्म का मतलब है कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हो, लाइट इस साइड से उस साइड जा सके, 3 डायमेंशनल हो, पैरेलल इंड हो, सामने सामने जो फेस दिख रहा है वो पैरेलल होना चाहिए। मतलब यहाँ पे ट्रायंगल बन गया और इधर रेक्टेंगल बन गया तो प्रिज्म नहीं होगा। इधर ट्रायंगल है तो इधर भी ट्रायंगल होना चाहिए। अब बाकी सभी फेस जो है वह कैसे होने चाहिए बाबू, तो फ्लैट फेस होने चाहिए। यहाँ ध्यान दो बाबू, यहाँ एक सर्कुलर इंड है और इधर भी सर्कुलर इंड है। तो इंड तो दोनों सर्कुलर और एक दूसरा के पैरेलल है, लेकिन जो सरफेस है यहाँ पे फ्लैट फेस नहीं है, कर्व फेस है। जो फेस है वह कैसा है, कर्व फेस है। मतलब एक सिलेंडर को, एक बेलन को जब तुम समझते हो तो उसका फेस जो है जैसे ऐसे दीवार ऐसे फ्लैट नहीं होकर कर्व है, तो इट इज नॉट प्रिज्म, इट इज नॉट प्रिज्म। अब एग्जांपल्स के हिसाब से प्रिज्म तुम्हें समझ में आ गई होंगी कि एक ट्रांसपेरेंट है, लाइट इस साइड से उस साइड जा सकता है, 3 डायमेंशन है, लंबाई, चौड़ाई और गहराई तीनों होगा। फेस जो होता है वह फ्लैट होना चाहिए, जिसपे लाइट पड़ रहा है वो फ्लैट फेस, जिससे लाइट निकल रहा है वह फ्लैट फेस होना चाहिए, कर्व नहीं होना चाहिए। और जो सामने और अपोजिट जो इंड दिख रहा है वह एक दूसरा के पैरेलल और आइडेंटिकल होना चाहिए। तो पैरेलल अगर मान लेते हैं कि यह हाथ मेरा है, यह हाथ दोनों पैरेलल है तो सही है। अगर यह थोड़ा मुड़ जाएगा तो भी प्रिज्म नहीं होगा, क्योंकि यह मानो इंड है तो यह दोनों पैरेलल होने चाहिए और आइडेंटिकल होने चाहिए। तो ध्यान दो बच्चों, आज के क्लास में हम प्रिज्म से जुड़े हुए लाइट के सभी थ्योरी को कराएंगे। तो उसके पहले प्रिज्म क्या है यह जानकारी होना आवश्यक है। जनरली बोर्ड में और कंपटीशन में हम लोगों को ट्रायंगुलर प्रिज्म के बारे में पढ़ना है, लेकिन एक बार जेईई एडवांस में इसके शेप को बदल कर भी क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए पहले प्रिज्म होता क्या है यह बातें हम तुम लोग को डिटेल बता दिए। अब नेक्स्ट हम आगे बता रहे हैं कि प्रिज्म पर लाइट जाएगा, कैसे इमर्ज करेगा, क्या क्या फेनोमेना लाइट का प्रिज्म के साथ होगा वह बताने जा रहे हैं। उसके पहले जो भी लाइट के हम लोग पीछे प्रॉब्लम कराए हैं उस सभी चीजों को समझते हुए पढ़ो। मैथ में जो चीजें चल रही हैं उसको भी ध्यान दो बच्चों। अब देखो आगे, देखो बच्चों,
बोर्ड पर प्रिज्म का फिगर है, किसको किस नाम से जानते हैं, यह इंपॉर्टेंट बात है। ध्यान दे के समझना, कॉन्सेप्ट को समझना बच्चों, कुछ भी रटना नहीं है, समझोगे याद हो जाएगा। देखो एबीसी एक प्रिज्म है, एबीसी एक प्रिज्म दिया हुआ है, ट्रायंगुलर प्रिज्म दिया हुआ है, ट्रांसपेरेंट 3 डायमेंशनल बॉडी है उसका, और बाकी बात पीछे बताए हैं। अब एक लाइट रे पहला फ्लैट सरफेस पर आके टकराया, तो जो पहला फ्लैट सरफेस पर लाइट आके टकराया उसे हम पीक्यू नाम दिए। पीक्यू मेरा इंसिडेंट रे है, यह इंसिडेंट रे आके टकराया, यहां पर इधर रेयरर मीडियम ले लिया गया, रेयरर मीडियम, और प्रिज्म जो है डेंसर मीडियम है, और फिर इधर है रेयरर मीडियम। तो रेयरर से डेंसर जाता है लाइट तो नॉर्मल की ओर मुड़ता है। तो देखो बाबू, यहां पे इंसिडेंट पॉइंट है, इस सरफेस पे एक नॉर्मल खींचेंगे, नॉर्मल यहाँ पे N1 नॉर्मल, मतलब QN1 एक नॉर्मल खींचे, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बना वह एंगल ऑफ इंसिडेंस I कहलाएगा। अब रे जा रहा था इधर, लेकिन वह नॉर्मल की ओर मुड़ेगा। देखो बच्चों, रे यह है, वह नॉर्मल की ओर मुड़ेगा, क्योंकि रेयरर से डेंसर जाने में नॉर्मल की ओर मुड़ते हैं, तो नॉर्मल की ओर मुड़ गया। तो यह एंगल जो है डेविएशन हो गया रे का पहला सरफेस से, इसलिए इसे डेल्टा 1 कहें हम। और यह एंगल नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, यह क्यूआर जो दिख रहा है यह तुम्हारा रिफ्रैक्टेड रे है। तो रिफ्रैक्टेड रे के लिए रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। पहला सतह है R1 नाम देते हैं। जब लाइट यहां पे पड़ा तो फिर सेकेंड सरफेस पे नॉर्मल ड्रा करते हैं। लाइट जा रहा था बच्चों इधर, लेकिन अब डेंसर से रेयरर लाइट जा रहा है तो वह नॉर्मल से दूर मुड़ेगा। यह है नॉर्मल, यह है लाइट, तो नॉर्मल से दूर मुड़ेगा, तो इधर मुड़ गया। यह RS जो है इमर्जिंग रे हम नाम दे दिए। तो यहाँ पे डेविएशन जो रे का, पहले रे जा रहा था इधर और अब रे जाने लगा इधर, तो यह तुम्हारा डेविएशन हो गया सेकेंड सरफेस से। और यह नॉर्मल, यह जो नॉर्मल है और यह जो इमर्जिंग रे है, इनके बीच जो एंगल है वह इमर्जिंग एंगल E कहलाया। यही डेविएशन, यह जो डेल्टा 2 है यहां भी वही डेल्टा 2 होगा। सेकेंड सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन एंगल R2 मान लिए। अब ध्यान दो बच्चों, इनिशियली रे यह था, यह जा रहा था रे, और फाइनली रे यह जाने लगा, तो यही ना नेट डेविएशन हो गया। पहला सरफेस डेविएशन डेल्टा 1 किया, दूसरा सरफेस डेविएशन डेल्टा 2 किया, और नेट डेविएशन डेल्टा हो गया। ए को हम प्रिज्म एंगल बोलते हैं। दोनों नॉर्मल जहां जाके कट गए, जहां इंटरसेक्ट कर गए, वहां भी एक एंगल का निर्माण हुआ, उसे हम फाई कहते हैं, न्यूटन्स एंगल। तो फिर से अब ध्यान से बच्चों फिगर को समझो। एक ट्रांसपेरेंट ट्रायंगुलर प्रिज्म था, उस पे PQ एक लाइट आके पहला सतह पे पड़ा, तो जिस पॉइंट पे पड़ा उस पॉइंट पे हम एक नॉर्मल ड्रा कर दिए। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को I नाम दे दिए। रे इधर जा रहा था बच्चों, रे इधर जा रहा था, अब इधर जाने लगा डेंसर, रेयरर से डेंसर जाने में रे अपने रास्ता को नॉर्मल की ओर मोड़ता है, तो मोड़ने क्रम में वह कुछ डेविएट कर गया, कुछ विचलित हो गया, तो यह डेविएशन डेल्टा 1 हो गया, और यह रिफ्रैक्टेड रे कहलाया। तो PQ इंसिडेंट रे कहलाया, QR रिफ्रैक्टेड रे कहलाया। और यहाँ जो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच एंगल है उसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पहला सरफेस से हम लोग ले लिए। अब यह रिफ्रैक्टेड रे है और यहाँ पे नॉर्मल है, तो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बना उसे रिफ्रैक्शन एंगल सेकेंड सरफेस के लिए ले लिए। अब रे इधर जा रहा था, यह नॉर्मल पॉइंट था, तो अब हमको डेंसर से रेयरर जा रहा है लाइट, तो डेंसर से रेयरर जाएगा तो नॉर्मल से दूर मुड़ेगा, तो यह लाइट नॉर्मल से हम दूर मुड़ा देंगे, तो दूर मुड़ाएंगे तो अब डेविएशन यह डेल्टा 2 हुआ। यह डेल्टा 2 होगा तो बराबर होने के लिए यह भी डेल्टा 2 हो जाएगा। और नॉर्मल और इमर्जिंग एंगल रे के बीच में जो एंगल बना उसे इमर्जिंग एंगल कहेंगे। रे इनिशियली यह आ रहा था, अब यह जाने लगा, तो यही तुम्हारा नेट डेविएशन हुआ। क्लियर है बच्चों? इसके बाद जो हम बोर्ड पे चीजें लिखे हैं वो नाम लिखे हैं। देखो ABC एक प्रिज्म है,
ए प्रिज्म एंगल है, ए बी पहला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ए सी दूसरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, बीसी को हम बेस कहते हैं। और बीसी भी पूछ लेगा तो बीसी को हम लोग बेस बोलते हैं, बेस। पीक्यू मेरा इंसिडेंट रे आया, क्यूआर मेरा रिफ्रैक्टेड रे हुआ, आरएस मेरा इमर्जिंग रे हुआ। क्यू एन1 पहला सतह पे नॉर्मल खींच दिए, आर एन टू दूसरा सतह पे नॉर्मल खींच दिए, ओ मेरा दोनों नॉर्मल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब एंगल का नाम मान लिए, यहाँ पे पहला सतह के साथ पहला जब लाइट पड़ा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कह लिए। दोनों सरफेस के साथ रिफ्रैक्टेड रे एंगल बनाया है उसके नॉर्मल के साथ, तो R1 R2 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मान लिए फर्स्ट और सेकंड सरफेस के लिए। ई मेरा इमर्जिंग एंगल मान लिए, Δ1 Δ2 डेविएशन ऑफ रे एट फर्स्ट एंड सेकंड सरफेस रिस्पेक्टिवली मान लिए हम। पहला सतह पे डेविएशन Δ1, दूसरा सतह पे डेविएशन Δ2, नेट डेविएशन डेल्टा मान लिया गया। और जहां नॉर्मल कट आ जिस पॉइंट पे फाई बना उस फाई को हम लोग न्यूटन्स एंगल कहते हैं। तो कॉपी पे तुम लोग बाबू लिखोगे तो सबसे पहले तुम लोग फिगर डायग्राम ड्रा कर लेना। डायग्राम ड्रा करने के बाद इधर रेयरर है, इधर डेंसर है, फिर इधर रेयरर है। ट्रायंगुलर प्रिज्म का फिगर को पहले समझना है, फिर से रटना नहीं, समझना है रे कैसे कैसे डायग्राम हम खींचे हैं। और यह जो टोटल बात तुम्हें लिखी हुई दिख रही है, टोटल बात उसके नीचे तुम लोग लिख लेना। तो प्रिज्म जो है तुम्हें हमेशा समझ में आएगा। तो एक मिनट हम रुकते हैं, 1 मिनट में तुम लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लो और फिर हम इसे मिटाते हैं, फिर आगे हम प्रिज्म के एनालिटिकल ट्रीटमेंट को देते हैं। तो लिख लोगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होगे बच्चों। अब आगे देखो, ध्यान दोगे इसको कि अगर हम इस प्रिज्म में, अब यह सब तो माना गया बात है, ध्यान दो बच्चों। क्वेश्चन कैसे आता है वो तो बात का बात है, पहले पूरा स्ट्रक्चर को समझोगे तो ही ना क्वेश्चन तुम बना सकते हो। तो पहले हम लोग पूरे सिस्टम को अब समझ रहे हैं एनालिटिकली। देखो बच्चों ध्यान दो, अगर हम इन ट्रायंगल QOR को देखें, QOR ट्रायंगल को देखें, इसमें 3 एंगल बन रहा है, तीनों एंगल है R1 प्लस R2 प्लस फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। क्वाड्रिलेटरल एक देखो, क्वाड्रिलेटरल AQOR, यहां पे एंगल क्या बना है A, यह एंगल है बाबू नॉर्मल खींचे है तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री प्लस यहां पे एंगल है फाई प्लस 90 डिग्री 360। समझो बाबू ध्यान से कि यह ए एंगल है या फाई एंगल है, और यहाँ तो दोनों नॉर्मल खींचे हैं ना, सरफेस पे नॉर्मल खींचोगे तो यहाँ पे तो 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो यहाँ 90 डिग्री है और इधर भी नॉर्मल खींचे है तो 90 डिग्री। तो यहां से अगर हम आगे लेते हैं तो ए प्लस फाई मेरा 180 डिग्री होगा, इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए प्लस फाई R1 प्लस R2 प्लस फाई के इक्वल होगा। दोनों साइड 180 डिग्री है तो इक्वेट कर देंगे, तो फाई से फाई कैंसिल, तो ए इज इक्वल टू आया R1 प्लस R2। तो किसी भी ट्रायंगुलर प्रिज्म का प्रिज्म एंगल जो होता है वह सम ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल एट 2 सरफेस के बराबर होता है। माने ए जो होता है वो R1 प्लस R2 के सम के बराबर होता है। तो यह एक फार्मूला के तौर पर आगे भी तुम्हें काम देने वाला है बच्चों, इसलिए इस फार्मूला को तुम लोग ध्यान देना। अब तुम ध्यान दोगे बच्चों बढ़िया से तो तुम देखोगे कि यहाँ पे एंगल है I, इस तरह का शेप बना हुआ है फिगर, और यहाँ पे एंगल मेरा I बना हुआ है, देखो एंगल I, और इस साइड में एंगल मेरा 2 को बना हुआ है, क्या क्या, Δ1 प्लस R1। ध्यान दो, इधर एंगल है I और इधर है Δ1 R1, तो हम लिख सकते हैं ना कि I बराबर Δ1 प्लस R1। समझ रहे हो बात ध्यान से। देखो इधर एंगल बना है I, इधर बना है Δ1 R1, तो हम लिख सकते हैं यहां से कि I बराबर मेरा Δ1 प्लस R1। इसलिए Δ1 डायग्राम देख के हम ये बात लिए हैं,
I माइनस R1 एंड उसी प्रकार से यह पूरा का पूरा एंगल है E और इधर एंगल बना है डेल्टा 2 R2। ध्यान दो बाबू, इस तरह से इधर एंगल बना हुआ है E और इधर एंगल बना हुआ है डेल्टा 2 प्लस R2। तो E बराबर मेरा डेल्टा 2 प्लस R2 होगा, यानी कि डेल्टा 2 जो है वह E माइनस R2 है। तो हम ध्यान दें अगर बच्चों, नेट डेविएशन प्रिज्म से जो मेरा नेट डेविएशन आ रहा है डेल्टा, जो नेट डेविएशन है दोनों डेविएशन के सम के बराबर होगा, यानी कि डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। तो डेल्टा इज इक्वल टू I माइनस R1 E माइनस R2 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो डेल्टा जो है मेरा I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। तो डेल्टा जो आया मेरा वह I प्लस E माइनस A आया। तो ये भी एक फार्मूला के तौर पे ही बाबू काम देगा कि डेल्टा का फार्मूला I प्लस E माइनस A होता है। तो इसको भी नोट करोगे बच्चों ध्यान से कि पहले हम लोग इस ट्रायंगल में चल के R1 प्लस R2 प्लस 180 डिग्री लिख दिए, फिर क्वाड्रिलेटरल में चले तो A 90 फाई 90 360 डिग्री लिख दिए, तो A प्लस फाई 180 डिग्री है। जो भी आ रहा है फार्मूला आ रहा है, जो भी प्रिज्म में एनालिटिकल करके हम ला रहे हैं सब फार्मूला ला रहे हैं। तो A बराबर मेरा हो गया R1 प्लस R2, दोनों को बराबर करेंगे तो फिर I मेरा डेल्टा 1 प्लस R1 के बराबर हो गया। ये सब बातें ध्यान रखनी है। तो डेल्टा 1 हो गया I माइनस R1, E बराबर हो गया डेल्टा 2 प्लस R2, तो डेल्टा 2 हो गया E माइनस R2। तो नेट डेविएशन मेरा यह फार्मूला लाए हैं। तो देखो बच्चों, इसको भी एक बार तुम लोग स्क्रीनशॉट लेकर इसको तुम लोग लिख लोगे और फिर हम इसके आगे बताते हैं। ध्यान दो, डायग्राम समझना था, इसके पहले मानने थे सब चीजों को और उसके बाद हम बताए सब एनालिटिकल व्यू तुम्हारा। अब ध्यान दोगे तुम लोग तो हम कुछ फार्मूला अब लेके आ गए हैं, कुछ फार्मूला अब तो हम लोग लेके आ गए हैं। तो अब यहां से अगर हम अब आगे बढ़ाते हैं बात को तो हम लिखते हैं कि कुछ फार्मूला अब हम लोग प्रिज्म पर ले आए। देखो बच्चों, कोई भी प्रिज्म से जब रे जाता है तो पहले रिफ्रैक्ट करता है फिर इमर्ज करता है। तो इंसिडेंट रे और इमर्जिंग रे के बीच में एक एंगल होता है जिसे हम डेविएशन ऑफ रे कहते हैं। यह डेविएशन मिनिमम होता है। मिनिमम डेविएशन मतलब एक गिवन प्रिज्म से रे का डेविएशन मिनिमम हुआ। डेविएशन ऑफ रे जो है वह मिनिमम डेविएशन होगा। तो कब होगा यह बातें याद रखना। एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होगा इमर्जिंग एंगल। मतलब कि I और E आपस में बराबर होगा तो डेविएशन जो होगा वह मिनिमम होगा। इस बात को याद रखना। उसे बहुत स्पेशल प्रूफ है कैलकुलस के थ्रू मैक्सिमा मिनिमा में, लेकिन अभी फिलहाल तुम लोग यह बात याद रखना। दूसरा बात है, जब I और E बराबर हो गया तो R1 R2 तो दोनों भाई है, इसके साथ E रहता है, इसके साथ E रहता है, तो R1 बराबर भी R2 होगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट टू सरफेसेज आर इक्वल, मतलब R1 बराबर R2। और एक तीसरा बात भी आता है बाबू, जब I और E बराबर हो जाए, R1 R2 बराबर हो जाए तो रिफ्रैक्टेड रे बेस ऑफ प्रिज्म के पैरेलल हो जाएगा। यह लाइन ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि मिनिमम डेविएशन के लिए रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू बेस ऑफ प्रिज्म के पैरेलल हो जाएगा। यह तीन बातें मिनिमम डेविएशन के लिए याद रखना। इसके पहले प्रिज्म का टोटल स्ट्रक्चर बताएं और फिर बताएं कि जब डेविएशन जो हो रहा है मेरा वह मिनिमम होगा अगर I E के बराबर हो जाए, R1 R2 के बराबर हो जाए और रिफ्रैक्टेड रे बेस ऑफ प्रिज्म के पैरेलल हो जाए। अब देखो बच्चों, तुम लोग आगे यहाँ पे ध्यान दो। तुम पढ़े हो कि A बराबर R1 प्लस R2 पढ़े हो। तुम पढ़े हो कि जब डेविएशन मिनिमम डेविएशन हो जाए
जब एक प्रिज्म जो है किसी रे को डेविएट करता है, जो डेविएशन है नेट डेविएशन वो सबसे न्यूनतम हो, सबसे कम से कम हो, तो R1 और R2 आपस में बराबर होता है। R1 R2 बराबर करोगे तो R1 प्लस R1, तो R1 बराबर हो जाएगा A/2। ठीक है बच्चों, R1 बराबर आ गया A/2। यह सब बातों को तुम लोग नोट कर लेना है, बार बार वीडियो रोक के सब चीजों को नोट करते जाना है तुम लोग को। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं केस में। फिर इस केस में आते हैं बच्चों कि डेल्टा बराबर अभी हाल फिलहाल लाए थे I प्लस E माइनस ए। यह फॉर्मूला पीछे हम लोग प्रूफ किए थे, लाए थे सब सिस्टम लगाकर। अब देखो फॉर मिनिमम डेविएशन के लिए E बराबर जो होता है इमर्जिंग एंगल वह I के बराबर होता है, और उस समय डेल्टा को हम डेल्टा M लिख रहे हैं। डेल्टा M क्या डिनोट कर रहा है, तो मिनिमम डेविएशन को डिनोट कर रहा है। तो इसलिए डेल्टा M जो मिनिमम डेविएशन होगा वह I प्लस I माइनस ए होगा, तो A प्लस डेल्टा M 2I होगा, तो I जो होगा वह A प्लस डेल्टा M/2 होगा। अगर प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम म्यू माने और उधर एयर हो, तो म्यू जो है अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मानते हैं बच्चों, तो म्यू बराबर फॉर्मूला होता है साइन I अपॉन साइन R1। स्नेल्स लॉ एट फर्स्ट सरफेस, पहला सरफेस पर जब हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो म्यू बराबर, इधर म्यू है साइन I बाई साइन R1, इधर मीडियम को हम लोग वैक्यूम मान रहे हैं, एयर मान रहे हैं, 1 ले रहे हैं, तो साइन I क्या आया, साइन I का वैल्यू ला दिए हैं A प्लस डेल्टा M अपॉन 2 डिवाइडेड बाई साइन A/2। यह मिनिमम डेविएशन के लिए म्यू का फॉर्मूला आया। तो किसी भी प्रिज्म में क्या होता है बाबू, एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है। ट्रायंगुलर प्रिज्म में दो सरफेस, फ्लैट सरफेस होता है, और फ्लैट सरफेस पर ही रे पड़ के मुड़ के फिर निकल गया। यहाँ पे यह इमर्जिंग रे है, या रिफ्रैक्टेड, सॉरी यह इंसिडेंट रे है, यह रिफ्रैक्टेड रे है, और यह इमर्जिंग रे है। और इनमें हम लोग रिलेशन निकाले, डेविएशन उविएशन सब कैसे कैसे हुआ, क्या क्या फॉर्मूला बना। तो बोर्ड एग्जामिनेशन में सब वीडियो को रोक रोक के बार बार नोट करना जरूरी है, और जैसे जैसे लिख रहे हो उसे लिखोगे, बोर्ड के क्वेश्चन के हिसाब से ही बातों को लिखे हैं बच्चों। तो बोर्ड में पहला सवाल इस चैप्टर से जो हमारा पूछता है, वह पूछता है कि इस्टैब्लिश फॉर मिनिमम डेविएशन म्यू इज इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा M/2 अपॉन साइन A/2। तब 5 मार्क्स का यह क्वेश्चन होता है, जिसमें डायग्राम के साथ टोटल चीजों को लिखते हुए हमको प्रूफ करना होता है। अगर यह क्वेश्चन 3 मार्क्स का क्वेश्चन दे, तो उस समय जो हम लोग डाटा माने थे, जो AB AC BC क्या क्या है, वो सब हम लोग इग्नोर भी कर सकते हैं, न भी लिख सकते हैं, लेकिन कंप्लीट आंसर इसका उतना होगा। मिनिमम डेविएशन के लिए कुछ फार्मूला जो हम लोग आज पढ़े हैं, उसमें A बराबर R1 प्लस R2 होता है हमेशा, डेविएशन I प्लस E माइनस ए होता है हमेशा, और मिनिमम डेविएशन के लिए 4 बात होता है बाबू। पहला R1 बराबर R2, I बराबर E, रिफ्रैक्टेड रे बेस ऑफ प्रिज्म के पैरेलल होता है, और चौथा बात तो यह सिर्फ फॉर्मूला ही है। तो अभी आज तुम लोग को प्रिज्म से जुड़े हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन को समझाया गया है। इस एक्सप्रेशन को हम लोग डायरेक्ट तुम लोग को लिख के ही समझाए हैं, क्योंकि पेन भी तुम्हारे साथ साथ लिख के दिखाया है कि एक्सप्रेशन कैसे कैसे तुमको आगे बढ़ाना है। तो अगर ध्यान पूर्वक समझोगे बाबू, कॉन्सेप्ट को समझोगे, तो रटना नहीं पड़ेगा, सब कुछ तुमको याद रहेगा। और रिवाइज करते रहो, सब वीडियो पीछे तुम्हारे पास है, इसलिए थोड़ा मेहनत करोगे तो बहुत आगे तक जाओगे बच्चों। बस यह डिसाइड करो कि यह क्वेश्चन अगर 5 मार्क्स में पूछ रहा है, तो निश्चित तौर पर अगर तुम इसे पढ़ोगे तो ही आंसर करोगे।
तो तुमसे तो पूछ के तो क्वेश्चन दे नहीं रहा है, इसलिए तुम्हारे लिए जरूरी है तो इसको सीखना ही है। ठीक है बच्चों, तो प्रिज्म का आज का क्लास जो है उसको कंप्लीटली समझना है, बढ़िया समझना है। कल हम प्रिज्म पर, थीन प्रिज्म पर क्वेश्चन को लेके आएंगे और उसमें फिर अलग अलग कुछ न्यूमेरिकल्स भी बताएंगे।